सर इनवाइट किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कहीं आवाज से नहीं। आवाज आ रही है। हाँ सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं लगातार मॉर्निंग से में स्टोरी सुन रहा हूँ, और लगातार सबका सुनने के बाद बड़ी प्रेरणा मिल रही है सबसे, एक दूसरे से। और आपने मुझे आज मौका दिया, तो सबसे पहले मेरा नाम महानंद केसरी है। और मैं अभी फिलहाल में पड़ाव पे रहता हूँ, बनारस के पास में है, रुद्रा अपार्टमेंट में रहता हूँ। आरसीएम को करने से पहले मेरा जो पुराना जो काम था वो जनरल स्टोर की दुकान में चला रहा था, गांव पे, बबरी के पास में गांव है, वहीं पे मैं दुकान को चला रहा था। और आरसीएम जो देने वाले शख्स थे, मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाएंगे रिस्पेक्टेड रविकांत पांडे सर के लिए, जो ताली देंगे, उन्होंने मुझे आरसीएम दिया था। और उन्हीं के माध्यम से मुझे आरसीएम मिला। और इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत किया, तो मुझे एक सेमिनार से जाने का मौका मिला। उस सेमिनार में जाने के बाद मैं बिजनेस को शुरुआत किया। वो सेमिनार था हम सबके गुरु और हम सबके मेंटोर, हम सबके इस मॉर्निंग से रचिता, और मैं उनके बारे में जितना भी शब्द कहूँ वो कम है, हम सबके गुरु आदरणीय डी कुमार सर। मैं चाहूंगा ताली बजाएंगे सर के लिए। उनका सेमिनार था, उस सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिला। और उस सेमिनार में सर ने बोला था कि मैं बैंक की नौकरी को छोड़ के आरसीएम कर रहा हूँ। और हम उसमें क्या कर रहे थे, उसमें अपना इंटर की पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ में दुकान भी चला रहे थे। तो एक सोच था कि नौकरी मिल जाए, फार्म वार्म भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगा, तो थोड़ा सा परिवार में जिंदगी अच्छी हो जाएगी। हर व्यक्ति की सोच शुरुआत में ऐसी ही होती है जब पढ़ाई कर रहा होता है। तो बट जब हम लोगों ने प्रोग्राम में देखा कि सर नौकरी छोड़ के आरसीएम को कर रहे हैं, तो एक माइंड सेट में आया कि ये नौकरी छोड़ के आरसीएम, इसका मतलब है कि आरसीएम बहुत बड़ी चीज है। नौकरी छोड़ के जब आरसीएम किया जा सकता है, तो वहां से एक माइंड में सेट में जो लिया मैंने कि मुझे आरसीएम करना है, और मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया। और मेरे पास जो वाहन के रूप में साइकिल हुआ करता था, और उसी से मेरा दुकानदारी चलती थी। बड़ा सीट, लंबा सीट वाला बिना मेडगार्ड का, उसी से काम करते थे, अपना दुकान चलाते थे। और दुकान पे वही 4 किलोमीटर ले जा करके धान चावल जो दुकान में पड़ता था उसको ले जाकर मार्केट में बेचते थे, और उधर से आलू प्याज लेके मार्केट से फिर लेकर के दुकान पे बेचते थे। ऐसे ही करते थे। और ये 4 किलोमीटर जाना आना पैदल होता था, ऐसा नहीं कि मतलब कि साइकिल चला के साइकिल पे लाद के लेके जा रहे हैं तो पैदल जाना पड़ता था। ऐसी संघर्ष जिंदगी चल रही थी। बट आरसीएम में जब मैंने शुरुआत किया, तो मेरे अपलाइन ने पहला शब्द बोला कि मानंद केसरी जी, अगर आप आरसीएम में बड़ा काम करना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको ये मंगल सूत्र जो भी वर्मा सर बोलते हैं ना, टाई पहनना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार टाई पहनने के लिए सर ने मुझे बोला है टाई पहनना। हालांकि जीवन में कभी टाई हम लोग कभी पहने ही नहीं थे। और न प्राइमरी स्कूल में से स्टार्ट हुआ, कभी गए नहीं, तो टाई के बारे में जानते हैं। तो टाई पहने पहली पहली बार साइकिल पे जब गए, तो मेरे गांव के लोग, बहुत सारे लोग मेरे को हंसी उड़ाए। और बहुत तक मजाक बनाए कि ये करोड़पति बनने वाला फार्म भर दिए हैं, नया नया बुखार धरा है, बहुत सारा बातें बोले, कमेंट किए लोग। उस दिन से मैं सर को फिर फोन किया, रवि सर को, कि सर ऐसे ऐसे बातें लोग बोल रहे हैं, तो बोले कि लोग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करिए आप। तो ऐसे शुरुआत रहा। और 4 महीना बीत गया, एक भी मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं हुई। एक भी नॉन सिंगल पर्सन, कोई भी मेरे साथ ज्वाइनिंग नहीं किया। और 4 4 महीना हो जाता है। और पिछले मंथ की बात करूं तो 320 लोगों ने एक महीने में फार्म भरा, ज्वाइनिंग किया मेरी टीम में। तो कभी एक साथ था कि एक ज्वाइनिंग नहीं होती थी, और आज एक साथ 300 लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा व्यापार बड़ा बढ़ा, लगभग 170 260 का व्यापार होने लगा, तो जब डी सर के संपर्क में आए, तो डी सर ने एक बात बोला कि मान केसरी जी, आप गांव में रह करके पारसी में बड़ा काम नहीं कर सकते। आपको बड़ा काम करना है तो आपको आ जाइए, शहर में आ जाइए। तो हमने कहा सर कि पैसे भी नहीं आ रहे हैं उस तरह से, और व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा सर, और कैसे सर, क्योंकि आप आइए सब कुछ हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर। तो मैंने क्या किया कि मुगल सराय में अलीनगर पड़ता है, अलीनगर के बगल में एक रूम लिया मैंने, वहाँ पे 1500 रुपया का रूम मिला था मुझे। और वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया। तो उस ना चौकी था ना कुछ भी था। तो मैंने क्या किया, सर ने सर व्यवस्था भी कुछ भी नहीं है, तो सर ने कहा कि माना जी एक चटाई खरीद लीजिए, वो चटाई को बिछा के आराम से सोइए उस पे। मतलब मैं जब घर से बाहर निकला, तो सर सारी बातें बता रहे थे, क्या क्या कैसे कैसे चलेंगे करेंगे। तो मैंने चटाई बिछा के आराम से उस पर सोते थे। और फिर क्या बोलते हैं कि बाइक अपने पास था, बाइक ले लिया था मैंने, सेकेंड हैंड का ले लिया था। तो उसी से मैं करना शुरू किया। और फिर रवि सर को भी बताया कि सर मैं बाहर में रहना शुरू कर दिया, और रवि सर बोले ठीक है। और मैंने काम करना शुरू किया। तो अब बाहर में तो पैसे का चैलेंज तो आएगा ही आएगा। घर पे थे तो खाना का चिंता नहीं था। घर पे थे तो कपड़े का धोने का चिंता नहीं था। घर पे कुछ भी चिंता नहीं था, बस आते थे जाते थे मन करते थे।
और सर इसी बात को समझते थे कि जब से बाहर नहीं आएगा लड़का तब तक ये सब काम करेगा नहीं, घर पे रहेगा तो घर में मस्ती में रहेगा। तो वो जब मैं घर से बाहर आया तब वहां से मैं काम करना और अच्छे से शुरू किया। सुबह निकल जाता था और कभी खाना बनाते थे कभी नहीं बनाते थे, और तो उतना खाना बनाने भी नहीं आता था अपने को, तो उसी से काम करते थे, जाते थे फील्ड में। और उस समय सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूट्री चार्ज का, क्योंकि न्यूट्री चार्ज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे तुरंत इनकम का जरिया बनता था। तो न्यूट्री बैग भी और मशीन भी और सब कुछ लेकर के मैं काम करता था, फील्ड में जाकर के रिटेलिंग भी करता था। 25,000 33,000 का रिटेलिंग एक एक महीने में करता था उस समय सेलिंग में। और करके एक अच्छे से पेमेंट अमाउंट आ जाता था तुरंत, 500 1000 2000 आ जाता था, तो उससे काम भी चल जाता था, पेट्रोल भराने का काम हो जाता था, नेटवर्क करने का भी काम हो जाता था। तो इस तरह से काम को मैं बिल्डअप करना शुरू किया उस समय। और इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बना। जब रॉयल्टी मेरी आई थी तो मेरी एक महीने की जो हाईएस्ट इनकम आई थी वो 36,603 रुपये आई थी एक महीने में। सबसे ज्यादा एक महीने की इनकम आई थी उस समय। तो डी कुमार से मैंने बोला कि सर एक महीने में 36 जा रहा है, तो बोले कि जाओ एटीएम से पैसा निकालने गया। तो वो गए एटीएम से पैसा निकालने, तो एक बार में निकला ही नहीं। तो सर से बोला कि सर एक बार में निकला ही नहीं। तो बोले कि अभी तो ऐसा ऐसा इनकम आएगा कि एक बार में क्या 5 बार में भी निकालोगे तो नहीं निकलेगा। तो क्योंकि उसमें लिमिट होता है कि 20,000 से कोई पैसा नहीं निकल पाएगा, तो नहीं निकल पाया। 2 बार में पैसा निकाला और कहा कि पैसा निकाल करके उसको ले करके हाथ में उसको गिनिएगा और देखिएगा उसको कि उतना पैसा होता क्या है। मैं 36,000 को 2 बार में निकाला और उसको मैं देखा, गिना, 100 100 का नोट था सब, मैं देख करके बार बार एक्साइटेड हो रहा था। और कहा कि महसूस करिए कि हर महीने आपको पैसा ही आ रहा है। और मैंने महसूस करना शुरू किया और फिर मैंने काम करना शुरू किया उसमें। और उतराव चढ़ाव इतना रहा कि थोड़ा मैं संघर्ष में इसमें बताना चाहता हूँ कि जब मैं रॉयल्टी नहीं था तो मुगल सराय में बहुत सारी टीमें काम कर रही थी, लेकिन लोग घबरा जाते हैं, धैर्य नहीं होता, मैं उस पर बताना चाहता हूँ। जब मेरा बिजनेस रनर कभी नहीं था, एक 15 70 पे मैं काम कर रहा था, तो उस समय बहुत सारे लोग, अदर ग्रुप के लोग जो थे, बहुत जल्दी तरक्की कर गए थे, रॉयल्टी कर गए थे, कुछ लोग स्टार पल कर गए थे, बहुत सारे लोग आगे बढ़ गए थे। तो उस समय मेरे को बार बार टॉर्चर करते थे। टॉर्चर होता ना कि अरे मानंद जी किस ग्रुप में लग गए आप, हैं आपका कोई भविष्य नहीं है, उस ग्रुप में कोई काम नहीं करेगा, आपका बढ़ने वाला नहीं है, आप एक काम करिए मेरी टीम में आ जाइए। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बहुत लोग करते हैं, मेरे साथ भी ऐसा लोग करते थे। और बहुत लोग, मतलब वो 3 4 लोग मेरे को अप्रोच इस तरह से बार बार करते थे, फोन करके, मैसेज करके, बहुत सारा चीज मेरे को बोलते थे और अप्रोच करते थे। और मैं सच बताऊं, मैंने एक ही बात अपने मन में ठाना था कि करूंगा तो आरसीएम इसी आईडी पे करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लोग मेरे को बार बार अप्रोच करते थे, और अप्रोच करने वाले आज सारे के सारे लोग गायब हैं आरसीएम से। जितने लोग अप्रोच मेरे को किए थे आज रॉयल्टी बने और गायब हो गए, स्टार प्लेटिनम बने गायब हो गए। और मेरे को बैठा बैठा के लोग समझाते थे कि जिसकी टीम में लगे हैं उस टीम में कोई भविष्य नहीं है, वो नहीं काम कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, बहुत सारी बातें बोलते थे उस समय। आज कोई दिखता नहीं है सर भाई साहब। पहला चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके ग्रुप में अचीवमेंट नहीं आ रहा, दूसरे ग्रुप में अचीवमेंट आ गया है, तो वो घबराइए मत। क्योंकि डी कुमार सर जब ज्वाइनिंग किए तो डी सर बोलते हैं कि उस समय बनारस में बहुत बड़ी टीम की फौज थी और डी सर का आता पता नहीं था। पर आज डी कुमार साहब खड़े हो गए तो वो पता ही नहीं है कि हाँ वो लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि वहां पे अचीवमेंट आ गया। कुछ लोग बोलते हैं मैं गलत टीम में ज्वाइनिंग कर लिया। कई बार मेरे कान में सुनने में आता है, कई लोग अदर बोलते भी हैं कि मैं गलत टीम में ज्वाइनिंग किया। गलत टीम में आप ज्वाइनिंग नहीं किए भाई साहब, डी कुमार सर की टीम में ज्वाइनिंग किए हैं। आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए, सौभाग्यशाली मानिए कि आपके मॉर्निंग सेशन में लगातार डी कुमार सर आते हैं, वैसे गुरु से अपलाइन के टीम में आप ज्वाइनिंग कर लिए, फिर भी लोग देखते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे बोलते रहते हैं। तो मैंने शुरू से मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने रविकांत पांडे सर को देखा जो लगातार मेरे साथ खड़े रहे, हमेशा हर परिस्थितियों में खड़े रहते थे। और साथ में डी कुमार सर को मैंने देखा, मैंने और किसी को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और डी सर एक ही बात बोलते थे मेरे को, जब जब मैं घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, बार बार लगता था कि मैं कैसे करूंगा, तो डी सर एक बार बोलते थे कि मान कैसे जी आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। आप मतलब बार बार एडिफिकेशन करते थे मेरा कि आप बोलते बड़ा अच्छा है, आप मुस्कुराते बड़ा अच्छा है, आपका मतलब काम करने का तरीका अच्छा है, बहुत मेहनती है, बहुत संघर्षशील है। मतलब बार बार सब तारीफ करते थे, बार बार मेरे को अंदर भरते थे कि आप कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है। तो बार बार मोटिवेशन करते, तो बार बार एक्साइटमेंट आता था कि नहीं मुझे काम करना है। तो सर के माध्यम से लगातार मैं फील्ड में जाता था और एक्साइटमेंट के साथ काम करता था। और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन डी सर हमसे बात नहीं करते थे। या तो सर का फोन आता था तो मेरा फोन जाता था, हम लोग डेली बात करते थे।
इसका मतलब साफ साफ कि सर को पता था कि मानंद केसरी एक डायमंड लड़का है और इसको साथ काम किया जाए तो बहुत बड़ा काम करेगा। और हमको भी लगातार सर से बात करने में मजा आता था क्योंकि जब सर से बात करते थे तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाता था। तो लगातार हम लोगों से बात होती थी, और बीच में जब रवि सर से मुलाकात होती थी तो रवि सर बार बार सिखाते थे कि डी सर से बात हुई, डी सर से बात हुई। बार बार पूछते थे हमसे, हमको नहीं से बात हुई है, बात हुई है। मतलब सर हमेशा सोचते थे कि डी सर से लगातार संपर्क में बने रहें, और इस तरह से हम लोग काम करते थे। और उस समय जितने भी लोग मेरे को सलाह देने वाले थे, आज वो सलाह देने वाले लोग भी नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जब आपका बिजनेस छोटा होता है, जब बिजनेस नहीं बढ़ रहा होता है, तो कई लोग चाहे पीयूसी पे हो, वंडरवर्ल्ड क्यूब पे कहीं पे भी हो, तो कई लोग क्रॉस लाइन के भी लोग, कोई भी लाइन है ना, तो बहुत लोग सलाह देने वाले भी आपको मिलेंगे, बोलेंगे कि समझाएंगे कि अरे ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो काम होगा, ऐसे नहीं ऐसे काम करेंगे तो देंगे। आज वो सलाह करने वाले भी लोग नहीं है, देने वाले लोग भी नहीं है, वो सब भी गायब हो गए। पहले हाथ मिलाते थे मेरे से, कहते थे और मानंद जी बड़ा काम करना है, आज वो भी गायब हो गए। कहने का मतलब है कि जब जब आपका बिजनेस छोटा होगा या आपका लेवल नहीं होगा, आप काम कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, और आप काम, तो बहुत लोग बहुत तरह का सलाह देने वाले मिलते हैं। पर बिजनेस में जब बड़ा काम करते जाएंगे, टीम बढ़ाते जाएंगे, तो वो लोग भी आपका साथ छोड़ते चले जाएंगे, नहीं मिलेंगे वो लोग। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में मैंने एक चीज सीखा है कि जो चीज आसानी से मिले, ध्यान रखिए, जो चीज आसानी से मिलता है उसका कोई कदर नहीं होता भाई साहब। तो जिनको आसानी से रॉयल्टी मिलती है ना, उनका कदर नहीं होता, वो छोड़ के भाग जाते हैं। जिनको आसानी से टेक्निकल मिल गया, उनका भी उनको भाग जाते हैं। और जिनको इस बिजनेस में जो भी मिलता है, संघर्ष से मिलता है, कठिनाई से मिलती है, उसी का कीमत होता है भाई साहब है। तो इस बिजनेस में हमेशा याद रखिएगा, जो भी पाइए कठिनाई से पाइए, संघर्ष करके पाइए, आसानी से मत पाइए। तो आसानी से पाने का जो सोच रखते हैं ना कि मेरे एक लेग में इधर स्टार प्लेटिनम, एक लेग में इधर स्टार प्लेटिनम, मेरा पर्ल, मेरा स्टार पर्ल, इस सोच, इस माइंड सेट के साथ अगर आप आरसीएम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप कहीं ना कहीं आप आरसीएम में आपका खत्म खात्मा होने वाला तय है। इस माइंड सेट से कभी आरसीएम मत करिए। आप ये सोचिए कि मैं एक स्टार प्लेटिनम इधर तैयार करूंगा, एक स्टार प्लेटिनम इधर तैयार करूंगा, तब मैं स्टार पर्ल बनूंगा, स्टार पर्ल बनूंगा। इस माइंड सेट से आप काम करेंगे तब बड़ा काम कर पाएंगे। कभी भी आप दूसरे के भरोसे पे काम मत करिए। एक लाइन डी कुमार सर सबको रटवाए थे, शायद आप लोगों को याद भी नहीं होगा, मुझे नहीं पता है, पर हमारे सब कॉन्सेप्ट माइंड में डलवा दिए वो लाइन आपको बार बार बोलते थे कि माना जी चिपका दीजिए लिख करके। मैं वो लाइन को बार बार याद करता हूँ जब भी कुछ से बात आती है। वो बोलते थे कि दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते हैं, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते हैं, जिंदगी तो खुद के दम पर जाती है। ये बार बार सर बोलते थे बात को, और ये सब कॉन्सेप्ट माइंड में हम भूल जाते थे, बोलते रटिए इसको, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, ऐसे बोलते थे सर बार बार। तो ये क्यों बोलते थे? क्योंकि जानते कि बहुत सारे लोग दूसरों के कंधों पे रॉयल्टी और टेक्निकल बनने की सपना देख रहे हैं भाई साहब। इसलिए वो बोलते थे कि ये माइंड सेट में अगर रहेगा जिंदगी में तो कभी दूसरे कंधों पर नहीं काम करेंगे। और बोले दूसरों के कंधों पर जनाजे निकलते हैं, जितने लोगों का आज रॉयल्टी बनने के बाद, टेक्निकल बनने के बाद छोड़ के जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख करके वो काम कर रहे थे। तो ये जीवन का संघर्ष में ऐसा बहुत सारे बातें रही। बहुत बार ऐसा रहा कि पेट्रोल भराने का पैसा नहीं था, बहुत बार ऐसा रहा कि खाने को, मतलब जिसने खाना बना था उसमें खाने का पैसा नहीं था, उसमें क्या खाएं। बहुत बार बिना खाए निकल गए, दिन में भूखे रहे। बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार ट्रेन का यात्रा किए तो ट्रेन में इतना भीड़ है कि मैं एक पैर पे खड़ा 300-300 किलोमीटर यात्रा कर रहा हूँ, 4-4 घंटा यात्रा कर रहा हूँ। ऐसा कई बार मेरे साथ में हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार स्टेशन पे जाके सो गया। दिन भर काम किया, शाम शाम को स्टेशन पे सो गया, कोई रुकने की जगह ही नहीं नहीं था। कई जगह सत्तू पी के दिन भर रह गया। तो बहुत बार ऐसा मेरे साथ घटना घटा। पर मैं एक ही चीज जानता हूँ कि आरसीएम एक लाइफ देता है जो है ना, वो अलग ही लाइफ देता है। अब मैं पहले की बात करूं और अब की बात करूं, तो आज मेरे पास कार है, आरसीएम की वजह से है। आज मैं शानदार लाइफ जी रहा हूँ, एक शानदार सा फ्लैट में रहता हूँ, रुद्रा अपार्टमेंट में रहता हूँ वही सब पड़ाव पे। अब कभी आके देखिए यहाँ पे कि कैसे मैं लाइफ को जी रहा हूँ। एक ऐसा लाइफ है कि जो बिना बिना परमिशन के गार्ड के मेरे से मिलने नहीं आएंगे आप। अब वहां पे अपना नाम पता लिखवाएंगे तब मेरे से मुलाकात होगी आपसे। हालांकि मैं बहुत बड़ा नहीं मानता हूँ अपने आप को, बहुत छोटा मानता हूँ, पर ये आरसीएम ने मुझे बनाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप आरसीएम पे भरोसा है, आरसीएम पे धैर्य है, आरसीएम पे लगातार सीखने का काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का लाइफ आरसीएम देने को तैयार है कि आप इस तरह का लाइफ जी सकते हैं आरसीएम के माध्यम से। तो आरसीएम की पावर ये है कि भाई साहब, एक लड़के को, गांव के लड़के को जो साइकिल पे चलता था, जो कोई सपना नहीं था, कोई ड्रीम नहीं था, कोई सोच नहीं था, उसको उठा करके आज इस मुकाम पे ला दिया। आज स्टार पल हो सकता है कि किसी लोगों को लगता है कि बहुत छोटा लेवल है, कोई मतलब बड़ा लेवल है, कुछ भी हो सकता है, पर मेरे लिए स्टार पल न लेवल बड़ा है न लेवल छोटा है, मेरे लिए बस एक आरसीएम बड़ा है। मैं कभी भी पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड के लिए आरसीएम नहीं करता। मैं आरसीएम हमेशा करता हूं तो एक ही चीज के लिए करता हूं कि मुझे आरसीएम में डायमंड बनना है।
ये तो रास्ते का बीच का पड़ाव है, ये रास्ते का जो चलने का सीढ़ी है। पर मुझे डायमंड बनना है। और कभी कई बार क्या होता है, कई लोगों का स्लेब छूट जाता है तो नाराज हो जाते हैं। 170 का स्लेब छूट गया, 260 का स्लेब छूट गया, तो अप्लाई से झगड़ा कर लेते हैं कि मेरा स्लेब छुड़वा दिए, मेरा स्लेब नहीं छुड़वा दिए। भाई साहब, जो स्लेब के चक्कर में आए हुए हैं, खाली स्लेब छोड़ने पकड़ने के चक्कर में झगड़ा कर ले रहे हैं, वो क्या डायमंड बनेंगे? वो क्या रॉयल्टी टेक्निकल बने वाले सपना सोच रहे हैं? तो बहुत सारे लोग स्लैब के चक्कर में झगड़ा कर लेते हैं अपलाइन से डाउनलाइन से। और कई कई बार उनका रॉयल्टी छूट जाता है, कई बार टेक्निकल छूट जाता है, तो अपलाइन को दोष देते हैं कि अपलाइन की वजह से छूट गया। भाई साहब, भाई ये क्या आरसीएम कर रहे हैं? हम हमारा भी स्टार पर छूटा था 60,000 से। मैंने किसी अपलाइन को नहीं बोला कि मेरा आपकी वजह से छूटा। भाई साहब, मैंने काम ही नहीं किया उस तरह से, तो छूटेगा ही छूटेगा। तो कभी भी ये मत सोचिए कि भाई ये अपलाइन के वजह से छूट गया। तो जरा सोचिए, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका अपलाइन की वजह से छूट गया, आज से अपलाइन की वजह से पकड़ा जाए, तो जितना पैसा आएगा अपलाइन को आधा दीजिएगा कि सर आपको इसे पकड़ा गया, लीजिए पैसा लीजिए? एक चवन्नी नहीं दीजिएगा भाई साहब अपलाइन को। फिर भी अपलाइन को दोष देंगे आप? जब दोष देने का अधिकार अपलाइन को आपको है, जब दोष देने का अपलाइन का अधिकार है, तो पैसा भी दीजिए तब अपलाइन को जब पकड़ा जाए तो उस समय तो अपलाइन को नहीं याद करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि बस दोषारोपण करने के लिए रहते हैं। तो बिजनेस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो दोषारोपण करना बंद करिए। जीवन बस एक ही काम करिए कि हमें खुद करना है, और ये बिजनेस के हमें दे दिया गया है, तो हम बिजनेस में काम करने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी खुश नसीब आप अपने आप को मानिए कि डी कुमार से अपलाइन आपको मिले हैं। ऐसे अपलाइन का सानिध्य मिलता है, लगातार सीखने को मौका मिलता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जी सर की टीम में है। भाई साहब, हिंदुस्तान की किसी भी टीम में कहीं भी जाते हैं हम लोग ना, तो बोलते हैं सर कि आप किसके टीम से हैं, तो बोलते हैं डी कुमार टीम से हैं। इतना ही सुनते ही लोगों का कान खड़ा हो जाता है। भाई साहब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप डी कुमार सर की टीम में हैं, तो इसका मतलब कि बहुत बड़ा काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो डी सर ने कभी आज तक नहीं देखा कि किसके बी में, किसके ए में, किसके सी में, किसके डी में। आज बिजनेस लोग करते हैं तो चेक करते हैं, अच्छा वो फलनवा की बी में है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो वही ना करेगा, हम थोड़ी करेंगे। वो फलनवा की सी में है तो वही ना करेगा, हम थोड़ी करेंगे। मतलब बी सी देखते रहते हैं। और डी कुमार साहब तो नहीं देखे कि रवि पांडे जी की ए में है कि मानव जी की बी में है। वो तो महानंद जी को देखे। ऐसे लाखों लोगों को, हजारों लोगों को डी कुमार से देखे। क्यों? क्योंकि सर के अंदर एक ही चीज था कि हमको किसी ए बी सी के चक्कर में नहीं पड़ना है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के चक्कर में पड़ना है। और उसी की वजह से आज इतना बड़ा टीम खड़ा हो गया भाई सब, पूरे भारत में। और आज हम लोग भी क्या करते हैं, फलवा के बी में है। कई बार हमको भी इस तरह का सुनने को मिला कि मानंद जी अब रवि पांडे जी के बी ग्रुप में, तो रवि पांडे जी देखेंगे ना, और कोई थोड़ी दिखेगा। कई लोग इसे मेरे को बोलते थे बार बार कि बी है, पर डी कुमार सर नहीं देखा, नहीं देखे इसे। तो कहने का मतलब क्या है कि बिजनेस में अगर आप बी और ए के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो आप अपने माध्यम से डायमंड खो रहे हैं। और डी कुमार सर बहुत अच्छी बात बोलते थे हम बार बार कि मानंद जी, हर डायमंड जो व्यक्ति काम करने वाला होता है ना, वो किसी न किसी के बी में ही होता है, किसी न किसी के बी में ही आता है, और वही व्यक्ति मजबूत होता है। तो ए बी के चक्कर में जो लोग पड़े, आज वही ए बी के चक्कर में पड़े हुए हैं। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आज भी पर्ल नहीं बन पा रहे हैं, स्टार पर्ल नहीं बन पा रहे हैं, रॉयल्टी भी नहीं बन पा रहे हैं। वो अपने ही ए को बी में कर रहे हैं, बी को ए में कर रहे हैं, उनको इज्जत तोड़ रहे हैं, उधर इधर कर रहे हैं, उसी में चक्कर में पड़े हुए भी हैं। आज भी उसी तरह लटके हुए हैं। तो भाई साहब, ए बी के चक्कर में मत पड़िए। इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं तो बस एक माइंड सेट करिए कि मुझे इस व्यक्ति ने मेरे टीम में कहीं से ज्वाइनिंग कर लिया है, तो इसको कामयाब बनाना मेरी जिम्मेवारी है, इसको रॉयल्टी बनाना मेरी जिम्मेवारी है। ये माइंड सेट के साथ आप काम करिए। तो बहुत सारे लोग इधर का उधर करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अच्छा, आज इनके टीम में हम नहीं सफल हो पा रहे, तो एक काम करें दूसरी टीम में जाकर सफल हो जाएंगे। अरे भैया, कहीं नहीं सफल होंगे आप। सफलता पाना है तो एक ही जगह टिके रहिए, लगातार काम करिए। मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ। मेरे को भी तो लोग अप्रोच किए, मेरे को भी तो बुलाए मेरे टीम में आ जाइए, आज वही लोग गायब हो गए। तो हो सकता है कि जिसके साथ में आज देख रहे हैं कि व्यक्ति बहुत तेजी से माहौल बनाए काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके टीम में चले गए, वही भाग जाए दूसरे कंपनी में, क्या कर लेंगे आप? तो फिर आपको वही चौपट। तो भाई साहब, आपका भविष्य आपके हाथ में है, दूसरे के चक्कर में मत रहिए कि दूसरे का क्या हो रहा है। और डी सर बार बार बोलते थे कि दूसरे के ग्रुप में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इस पे एकदम नजर मत डालिए। बस एक ही नजर डालिए बार बार कि मेरा जो टीम है मेरे लिए खास है, मेरा व्यक्ति मेरे लिए खास है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो मेरा है, उसके वही मेरा खास है। मेरा अपलाइन जैसा भी हो मेरा है, अच्छा हो बुरा हो मेरा है, वो मेरे लिए खास है। अब उसके लिए काम करिए। तो कई बार सर बोलते थे मेरे को, जैसे जब हम शुरुआत में काम करते थे, एक बात और मुझे याद आ रही है कि लोग अपलाइन के लिए जब बात आती है करने के लिए, तो वहां पे पीछे हट जाते हैं। तो अपलाइन की बात आती थी, तो एक बार डी सर ने बोला कि मानंद केसरी सर, मेरा रूबी छूट रहा है, मेरे को 1 लाख का बिजनेस कम से कम चाहिए आपसे।
सर ने 29 तारीख को फोन किया था, मैं आपको ये रियलिटी घटना बता रहा हूँ, ये हकीकत घटना बता रहा हूँ। तो हमने कहा सर ठीक है सर, मैं 1 लाख बिजनेस बढ़ाऊंगा, और मैंने 1,29,000 का बिजनेस बढ़ाया था। और सर ने मुझे थपथपाया कि माननीय जी ने बहुत अच्छा काम किया, पर और बढ़ाइए और बढ़ाइए। हम बोले ठीक है सर, और बढ़ाते हैं सर। तो हम लोग मतलब कहने का मतलब कि अपलाइन ने जितना मांगा उससे देने का ज्यादा प्रयास करते थे हम लोग। सर ने जब मेरा रवि सर जब टेक्निकल क्वालिफाई कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं ये घटना बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट मंथ रवि सर का क्वालिफाई हो गया, सेकेंड मंथ था, सेकेंड मंथ में हमने सर से बात किया, मैंने कहा कि सर मैं इस महीने रॉयल्टी करने जा रहा हूँ। तो सर ने बोला कि रॉयल्टी बेशक करिए, पर इस महीने पहले रवि जी का 3.5 लाख क्वालिफाई कराइए। हम कहे ठीक है सर, कराते हैं सर। तो फिर हमने क्वालिफाई भी कराया, फिर हम लोग रॉयल्टी भी किए, हमारा भी रॉयल्टी भी हुआ, सर का भी टेक्निकल हुआ। उस समय हम लोग दोनों लोग काम कर रहे थे उस समय। कहने का मतलब क्या है कि अपलाइन के लिए जब करने की बात आए ना भाई, तो जान लड़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप आज जान लड़ाएंगे तो कल आपका डाउनलाइन भी आपके लिए जान लड़ाएगा, आपके अपलाइन भी जान लड़ाएगा। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, जब अपलाइन की बात आती है, अच्छा वो स्टार पल बन जाए, इमरान बन जाए, तो हमको ध्यान देवे छोड़ दिया होता। उनका ज्यादा पिन बड़ा हो जाइए तो रूबी बन जाए तो ध्यान देवे छोड़ दिया। इस तरह का माइंड सेट, ऐसा घटिया सोच लेके आरसीएम करते हैं ना, कि जिसकी वजह से हम काम ही नहीं कर पाते। डी सर बार बार मॉर्निंग सेशन में काम बोलते हैं, फिर भी सोच पता नहीं कैसे कैसे लोग आरसीएम में काम कर रहे होते हैं। यानी छोटा सोच लेकर के आरसीएम कर रहे होते हैं। तो आरसीएम में बड़ा काम करना है तो छोटा सोच मत लेके काम करिए, आरसीएम में बड़ा काम करना है तो बड़ी सोच के साथ काम करिए। तो कहने का मतलब यह है कि बातें बहुत है और बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। बस मॉर्निंग सेशन में जो सर आते हैं, और जो लगातार आज मैं लगातार बना हूं, तो ये जितना मैं बोल पा रहा हूँ, जितना सीख पा रहा हूँ, जितना मैं कर पा रहा हूँ, सब मॉर्निंग सेशन में कमाल है भाई साहब। आज मॉर्निंग सेशन एक मिरेकल है आपके लिए। एक सेमिनार में जाइए तो 150 रुपया टिकट, जाना आना खर्चा होता है, यहाँ डेली सेमिनार सर कर रहे हैं, डेली बता रहे हैं, एक नया नया स्टोरी दे रहे हैं। कल अरविंद जी का स्टोरी मिला, कल उनका स्टोरी मिला, परसों उनको स्टोरी मिला, एक नया नया आपको दे रहे हैं, नया नया ट्विस्ट ला के दे रहे हैं, सर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इतना बढ़िया मॉर्निंग सेशन चल रहा है, सुबह सुबह, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है। तो बहुत भाग्यशाली हैं कि डी कुमार सर अपना पेमेंट लगाते हैं भाई साहब। 1.5 लाख रुपया खर्च होता है जो इस सेशन को चलाने के लिए, और 1 रुपया किसी से मांगते नहीं है हम लोगों से कि मानव जी आप 10,000 दे दीजिए, आपके पास तो 1.5 लाख रुपया आ रहा है, उसमें 10,000 रुपया निकाल के दीजिए हमको। मनुष्य में सही तो हुआ है। एक चवन्नी नहीं मांगे हम लोगों से, किसी से भी नहीं मांगे। बस बोलते हैं कि भाई आप लोग आओ, वो भी बोलते हैं वीडियो ऑन करके आओ, फिर भी नहीं आते, फिर भी ऑफ करके आ जाते हैं, अनमने ढंग से आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इतने इतने बड़े गुरु, इतने बड़े अपलाइन अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, दे रहे हैं ताकि हम लड़के जैसे इसमें आगे बढ़ सके, स्टार भी बन सके। और सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में आकर के सर खुद नहा धोकर बैठ भी जाते हैं। उनको तो बैठने की भी जरूरत नहीं है सर को। सर को तो स्टार भी बन ही गए हैं, दोनों ग्रुप में ग्रुप अचीवर है ही है, काम कर ही रहे हैं, क्या जरूरत है उनको सर को आने की। फिर भी सुबह नहा धो करके टाई लगा करके एकदम आराम से सुबह बैठ करके हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए आ जाते हैं सर है। तो इसका मतलब साफ साफ कि बहुत भाग्यशाली इस बात के लिए हम लोग हैं कि सर हम लोग को लगातार गाइड कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति को, बिगनर भी यहाँ बैठा हुआ ना, उसको भी सर गाइड कर रहे हैं कि कैसे आप रॉयल्टी बनोगे। तो हम सबके लिए मतलब तैयारी सर कर रहे हैं। तो बहुत भाग्यशाली है मॉर्निंग सेशन का, इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन का। और पूरी ताकत लगा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है 20 अक्टूबर, देखिए बड़ा फंक्शन, एक बड़ा रोल अदा करता है भाई साहब। मेरा जो स्टार्टअप हुआ था डी सर की मीटिंग से स्टार्ट हुआ था, पर मेरा अंदर से जो मेरे अंदर झकझोरा था ना, वो पटना की एनिवर्सरी में, जब मैं पहली बार जब डी सर को सम्मान होते हुए देखा था, वहां पे जाने के बाद मेरे अंदर एक ही चीज आया था कि मैं कुछ करूं ना करूं, आरसीएम तो दिल लगा करूंगा, मन से करूंगा। और डी सर के फादर मतलब वहां पे स्टेज पे थे वहां पे, और सर भी थे, और उनका सर का सम्मान हो रहा था। उसी दिन से मेरा माइंड सेट हुआ था मुझे आरसीएम करना है, और पूरी ताकत से करना है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सेमिनार 20 अक्टूबर आपके शहर में बनारस में होने जा रहा है। और ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ये मौका आपके लिए आया 20 अक्टूबर का, उसमें पूरी जान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। एक एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के ले आइए, उस प्रोग्राम में बैठाइए। मेरा दावा है, मेरा आपसे विश्वास है कि जितने लड़के बैठेंगे 20 अक्टूबर को ना, वो सब के सब लड़के ना स्टार प्लेटिनम करेंगे मार्च में। सब लड़के करेंगे। क्यों? वो देखेंगे वहां पे इतने लोगों को सम्मान होते हुए, उनके अंदर एक प्रेरणा जाएगी कि मुझे भी बड़ा करना है, मुझे भी स्टेज पे जाना है, इसके लिए वो आएंगे। तो पूरी ताकत लगा दीजिए भाई 20 अक्टूबर को प्रोग्राम में। अभी ढीले ढाले से चल रहे हैं, चलिए चल रहे हैं तो पूरी ताकत लगा के उस प्रोग्राम को तैयारी करिए, ताकि 20 अक्टूबर में आपके हर लड़के स्टार प्लेटिनम करने को तैयार हो जाए। ऐसा एक तैयारी करके काम करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, मुझे मौका दिया आप आज बोलने के लिए, इसके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। जय आर सिंह सर, जय आर सिंह। जोरदार तालियां। ठीक है, बहुत शानदार, शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार, शानदार, बहुत बहुत शानदार, सुपर। बहुत गुड। स्टार पर्ल नहीं, स्टार रूबी बोल रहा था। बिल्कुल, बहुत शानदार, सुपर एकदम। बहुत
कहीं से लग ही नहीं रहा था कि स्टार पर देखिए छोटा मोटा लेवल नहीं होता है, बहुत बड़ा लेवल होता है। बट जो शब्द निकल रहे थे ना अंदर से, जो भाव थे शब्दों में, वो भाव स्टार रूबी और डायमंड वाली भाव है। देखिए जब इंसान जीवन में संघर्ष करता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ और महसूस करता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनना एक कला है, वर्मा साहब रोज बताते हैं। जिस इंसान ने अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया, वो जीवन में कुछ नहीं किया। उसका जीवन खाली डब्बा, खाली शीशी, खाली बोतल, खाली खाली सब कुछ खाली, कुछ नहीं किया उसने जीवन में। संघर्ष करना बहुत जरूरी है। संघर्ष करने में जो मजा है ना, और संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है उसका जो आनंद है ना, वो जीवन में मतलब वो आनंद आप ले ही नहीं सकते। वो आनंद आपको नहीं मिलेगा जो मजा है संघर्ष में। अरे जिसने संघर्ष नहीं किया उसने जीवन में किया क्या? क्या किया? उसका जीवन व्यर्थ चला गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त,